हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र पवार और दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रजनन तंत्र एवं अनुवांशिकी पे पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो सभी क्वेश्चन हैं ये 2018 और 2019 में रेलवे के एग्जामों में आए वाले क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं आया है। दोस्तों ये रेलवे के ही नहीं, ये सभी एग्जामों में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रजनन तंत्र एवं अनुवांशिकी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से 30 तक कर लिए थे क्वेश्चन, इसके बाद हम आगे करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, 30 तक इसके पहले वाला जो वीडियो था पार्ट 1 इसमें कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो थैलेसीमिया है एक अनुवांशिक रोग है। दोस्तों यहाँ शब्द है अनुवांशिक, तो अनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं, इन्हें हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे एक रोग का आपने नाम सुना होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते रहता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीनोटाइप अनुवांशिक लक्षणों के जिन समूह को कहते हैं। 2016 में आया वाला क्वेश्चन है एनटीपीसी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने अनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रिगर जॉन मेडल है, इन्होंने अनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था। इसलिए ग्रिगर जॉन मेडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। दोस्तों जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं जिन्हें हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और यह तकनीकी कहलाती है अनुवांशिकता। इसके बाद प्रश्न नंबर 34 है, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जीन है ये डीएनए का एक खंड जो हम प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों जीन शब्द का जो नामांकन किया था ये जोहानसन ने किया था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन। दोस्तों जो जीन है ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं और अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो लैंगिक प्रजनन है ये अधिक विविधता ला सकता है। दोस्तों लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में मिल करके जाइगोट्स का निर्माण करते हैं, इसलिए यह प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम की इकाई है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वंशानुक्रम की इकाई है यह है जीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37, पुनर्जनन का अर्थ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, यही होता है दोस्तों पुनर्जनन का अर्थ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें हम बोलते हैं समजात अंग। तो समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं समजात अंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो डीएनए है ये अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिसर ने और वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें विषम दिखने वाले गुण थे इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। दोस्तों मेंडल ने मटर के 7 जोड़ी गुणों को अध्ययन किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विविधता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर ये जो है माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच में अंतर, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर जो सी है
एक ही माता पिता और संतानों के बीच में अंतर, इन्हें हम बोलते हैं विविधता, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न से कौन सा अवशोषी अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये मस्तिष्क जो है ये अवशोषी अंग नहीं है। दोस्तों यहाँ आया कि अवशोषी अंग, तो अवशोषी अंग वे अंग होते हैं जो पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते थे, परंतु वातावरणीय परिवर्तन के कारण उनका उपयोग नहीं रहेगा, इन्हें हम बोलते हैं अवशोषी अंग। जैसे अक्लदाढ़ का कोई उपयोग नहीं है, कान की मांसपेशी और अपेंडिक्स, ये सभी अवशोषी अंग है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं, तो आपको बताना है कि मस्तिष्क जो है ये अवशोषी अंग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे को अप्रभावी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो झुर्रीदार बीज है ये मटर के पौधे को अप्रभावी होती है। बाकी जो ऑप्शन नंबर ये जो हरी फल्ली भी होती है, पीले बीज भी और गोल बीज भी होती है, प्रभावी होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर मेलेडियन कारक क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो जीन है ये आमतौर पर मेलेडियन कारक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है? इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिश्यू कल्चर सही है। दोस्तों जो टिश्यू कल्चर विधि है इसमें बीजों के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माता पिता शुद्ध प्रजनन है तभी मेंडल के नियम लागू होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो उत्परिवर्तन है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। दोस्तों जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ये ब्रिज, हांगो डी ब्रिज एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों के द्वारा ही मनुष्य का पता लगाया गया था। दोस्तों मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीकी मूल में हुई थी, इसके बाद ये धीरे धीरे अन्य महाद्वीप में चले गए। दोस्तों जो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है ये है होमो सेपियंस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था। दोस्तों इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जो प्रतिपादन किया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इसमें किया था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो डार्विन है इन्होंने योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से समजात अंग है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़े और आदमी के जो अग्रपाद है ये समजात अंग के उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो प्राकृतिक चयन है इसके आधार पर ही जैव विकास को परिभाषित किया गया है, या जिसे हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक चयन को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिलासॉफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जे.बी. लेमार्क, इन्होंने फिलासॉफिक जूलॉजिकल नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो आनुवंशिक लक्षणों के संचरण से संबंधित है गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र पाए जाते हैं जीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपने जीन्स का आधा हिस्सा होता है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन जो है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
एक्स क्रोमोसोम होते हैं मानव के अनिषेचित अंडे में। दोस्तों मानव में जो गुणसूत्र है ये होते हैं 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी महिला और पुरुष दोनों में समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कहते हैं। परंतु 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र है महिला में अलग होता है, पुरुष में अलग होता है, जिन्हें हम हिस्टोसोम गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वपरागन विधि से प्राप्त किया था मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज के पौधे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाया जाता है दोस्तों, यह होता है 23वां जोड़ा, और महिला में जो 23वां जोड़ा होता है ये होता है XX। इसलिए जो बच्चों का लिंग निर्धारित होता है ये पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, और यहाँ पर होता है XY। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते उन्हें कहा जाता है? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें हम कहते हैं समरूप अंग। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।